जब कोई देश अपनी सबसे बड़ी ऐतिहासिक सीमा को तोड़ता है तो दुनिया ध्यान देती है, और जब वो देश जापान हो और वो सीमा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का शांतिवादी संविधान हो, तो पड़ोसी देश सिर्फ ध्यान नहीं देते, वो खतरा महसूस करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दो हेलीकॉप्टर कैरियर्स अचानक चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए और क्यों ये पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अक्टूबर 2024, कैलिफोर्निया के तट पर एक अमेरिकी F-35B स्टेल्थ फाइटर JS कागा के फ्लाइट डेक पर उतरा। ये पल इतना महत्वपूर्ण था कि चीन के रक्षा विशेषज्ञ तुरंत चौकन्ने हो गए। कागा, वही नाम जो द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर हमले में शामिल था, अब फिर से एक पूर्ण विमानवाहक पोत बन चुका है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। जापान ने अपने दो इजुमो क्लास हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर्स JS इजुमो और JS कागा को संपूर्ण एयरक्राफ्ट कैरियर्स में तब्दील कर दिया है। इन दोनों जहाजों का मिलाकर कन्वर्जन खर्च लगभग 4 से 7 बिलियन है। कागा के परिवर्तन में क्या हुआ? उड़ान डेक को गर्मी प्रतिरोधी कोटिंग मिली, बो को नया आकार दिया गया, F-35B लड़ाकू विमानों के लिए आंतरिक भंडारण और रखरखाव की जगह बनाई गई और पूरी संरचना को मजबूत किया गया। सिर्फ कागा के प्रारंभिक संशोधन में 20.3 बिलियन येन खर्च हुए, जबकि इजुमो के रूपांतरण में केवल 3.1 बिलियन येन लगे। कागा की मूल निर्माण लागत थी 115 बिलियन, यानी लगभग 1.05 बिलियन। पहला संशोधन चरण प्रारंभिक 2024 में पूरा हुआ और दूसरा आंतरिक संशोधन 2026 के अंत में शुरू होगा, जो वित्तीय वर्ष 2027 तक समाप्त होगा। अब बात करते हैं इन विमानवाहक पोतों की असली ताकत की। F-35B लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर्स। जापान ने कुल 42 F-35B विमान खरीदने की योजना बनाई है। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए जापान ने 3 अतिरिक्त F-35B के लिए 421 मिलियन मंजूर किए। ये लड़ाकू विमान सिर्फ सामान्य जेट्स नहीं हैं, इनमें उन्नत स्टेल्थ तकनीक, परिष्कृत राडार प्रणाली और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण है। पहली F-35B स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होंगे, जो मियाजाकी प्रांत के न्यूताबारू एयरबेस पर तैनात होंगे। इनका मुख्य मिशन जापान के दूरस्थ दक्षिणी द्वीपों की रक्षा करना। लेकिन चीन इतना घबराया हुआ क्यों है? देखिए, जापान का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का शांतिवादी संविधान स्पष्ट रूप से सैन्य आक्रामकता को प्रतिबंधित करता है। 80 वर्षों से जापान ने आक्रामक सैन्य क्षमताएं विकसित नहीं कीं, लेकिन अब चीन इसे प्रत्यक्ष उल्लंघन मानता है और जापानी पुनः सैन्यीकरण के रूप में देखता है। बीजिंग के अधिकारियों ने साफ कहा है कि ये विमानवाहक पोत विशेष रूप से चीन के खिलाफ डिजाइन किए गए हैं और पनडुब्बी युद्ध या आपदा राहत जैसे बहाने सिर्फ कवर स्टोरीज हैं। ऐतिहासिक संदर्भ को समझना बेहद आवश्यक है। मूल द्वितीय विश्व युद्ध युग का विमानवाहक पोत कागा ने पर्ल हार्बर हमले में भाग लिया था। ये नाम चीन के लिए खास तौर पर उत्तेजक है। अब वही नाम फिर से एक परिचालन विमानवाहक पोत पर है और चीन इसे जानबूझकर भेजा गया संदेश मान रहा है। दिसंबर 2022 में जापान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को संशोधित किया और आधिकारिक तौर पर चीन को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती घोषित कर दिया। दस्तावेज में लिखा गया कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे गंभीर और जटिल सुरक्षा वातावरण का सामना कर रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक संपूर्ण रणनीतिक परिवर्तन था। चीन की प्रतिक्रिया? शुद्ध सैन्य आक्रामकता। दिसंबर 2025 में चीनी विमानवाहक पोत लियाओनिंग से J-15 लड़ाकू विमानों ने 2 बार जापानी F-15 पर रेडार लॉक हासिल किया। ओकिनावा के पास राडार लॉक का मतलब है कि चीनी पायलट अपनी मिसाइलों को जापानी विमान पर निशाना बना चुके थे। गोलीबारी से शाब्दिक रूप से एक बटन दबाने की दूरी पर जापानी पायलटों को बचाव के युद्धाभ्यास करने पड़े। जापान ने चीन के राजदूत को बुलाया और इन घटनाओं को खतरनाक और अत्यंत खेदजनक बताया। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ हवाई टकराव नहीं था। दिसंबर 2025 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने दशकों में अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। चीनी जहाज जापान के ryukyu द्वीपों के चारों ओर तैनात हुए, नाकाबंदी का अभ्यास करने और समुद्री यातायात बाधित करने के लिए। संदेश स्पष्ट था, अगर जापान आगे बढ़ा तो चीन भी पीछे नहीं हटेगा।
अब रणनीतिक निहितार्थों को देखते हैं। ये विमानवाहक पोत पूर्वी चीन सागर में खेल बदलने वाले हैं। सेनकाकू द्वीप, जिन्हें चीन दियाओयू द्वीप कहता है, और दक्षिण पश्चिमी ryukyu द्वीप श्रृंखला, ये विवादित क्षेत्र अब जापान की उन्नत रक्षा छतरी के अंदर हैं। F-35B की स्टेल्थ क्षमताएं इन द्वीपों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण लाभ देती हैं। जापान का रक्षा परिवर्तन सिर्फ विमानवाहक पोतों तक सीमित नहीं है। सरकार ने प्रतिघात क्षमताओं को मंजूरी दे दी है, जिसमें लंबी दूरी के हथियार जैसे टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें और विस्तारित दूरी की टाइप 12 सतह से जहाज मिसाइलें शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025 का रक्षा बजट 9.4% बढ़कर 55.1 बिलियन हो गया। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बजट में वृद्धि हुई है। जापान की 5 वर्षीय योजना है वार्षिक रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक दोगुना करना। चीन ने आर्थिक और राजनयिक दबाव भी बढ़ा दिया है। समुद्री भोजन आयात प्रतिबंध फिर से लगाए गए। चीनी पर्यटकों को जापान यात्रा न करने की चेतावनी दी गई, खासकर जब प्रधानमंत्री सानाए तकाइची ने कहा कि ताइवान संकट में जापान कानूनी रूप से सैन्य बल तैनात कर सकता है। ये बयान चीन के लिए लाल रेखा पार करना था। परिचालन तत्परता की बात करें तो जापान उम्मीद करता है कि दोनों विमानवाहक पोत वित्तीय वर्ष 2027 के अंत तक पूर्ण F-35B परिचालन क्षमता हासिल कर लेंगे। जापान समुद्री आत्मरक्षा बल को अभी पायलटों को प्रशिक्षित करना है, विमानवाहक पोतों और तैनात स्क्वाड्रनों के बीच कमान और नियंत्रण संबंध स्थापित करने हैं, और जहाज रोधी क्रूज मिसाइलों के खिलाफ उच्च मूल्य इकाई सुरक्षा रणनीतियां विकसित करनी हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति गतिशीलता पूरी तरह से बदल रही है। अमेरिका के साथ जापान का सैन्य सहयोग और मजबूत हो रहा है। अक्टूबर 2024 में अमेरिकी F-35B का कागा पर उतरना इसी सहयोग का प्रतीक था। ये त्रिपक्षीय साझेदारी ऑस्ट्रेलिया, भारत और अन्य क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ भी विस्तारित हो रही है। चीन जापान तनाव अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। आने वाले महीनों में स्थिति और बढ़ सकती है, खासकर जब कागा और इजुमो दोनों पूरी तरह से परिचालनात्मक हो जाएंगे 2027 में। ताइवान के आसपास तनाव, दक्षिण चीन सागर विवाद और पूर्वी चीन सागर में क्षेत्रीय संघर्ष सब परस्पर जुड़े हुए हैं। तो अब सवाल यह है, क्या ये विमानवाहक पोत वास्तव में निवारण के माध्यम से शांति बनाए रखेंगे, या ये एक बड़े संघर्ष की शुरुआत है? चीन की आक्रामक प्रतिक्रिया और जापान का दृढ़निश्चयी सैन्य निर्माण दोनों एक खतरनाक प्रक्षेपवक्र पर हैं। अगर आप रक्षा और भू राजनीति में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इंडो पैसिफिक में जो हो रहा है वो दुनिया का भविष्य तय करेगा। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या जापान का ये कदम न्याय संगत है या ये क्षेत्र को और अस्थिर बना देगा? अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत इस चीन जापान प्रतिद्वंद्विता में कैसे स्थित है। तब तक के लिए जानकारी रखें, सतर्क रहें